है और पढ़ाई में भी हमारे कोई रुकावट ना आए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिवाली ठीक है। तो और बच्चे आ जाए तो मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। और दोनों टॉपिक हैं इंडिया, इन सब से आज क्वेश्चन देखने हैं। हाँ, छठ पे भी देखा जाएगा, जैसा आप लोग कहेंगे उसको उस हिसाब से किया जाएगा, ताकि मैंने कहा ना पढ़ाई भी हमारी चलती रहे और त्योहार का मजा भी हम लेते रहे। ठीक है। भारत में मिट्टियों को देखेंगे तो भारत में जो हो गया है वही सॉइल है, वही मिट्टी है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर है ढेर सारे, जैसे इसमें आयरन होगा, इसमें कैल्शियम है, इसमें सोडियम है, सभी मिनरल्स इसमें होते हैं। इसी तरह इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, इसमें ढेर सारे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर भी है कार्बन के। और फिर इसमें आपको वाटर भी मिलेगा, इसमें जल भी है, 25% जल होता है, और इसके अंदर एयर भी होती है, 25% इसमें क्या है, एयर भी होती है। ऑर्गेनिक मैटर को ही कभी कभी हम ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल भारत में पहले पढ़ना है। तो भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, इसके पहले हम लोग चर्चा करते रहते हैं जब भी ये आता है शब्द, वह मिट्टी जो कि किसी एजेंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई जाती है, वही क्या है, वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, वही एलुवियल सॉइल कहलाती है। लेकिन कौन लाता है इनको? तो इनका सबसे बड़ा जो एजेंट है वो है नदियां, रिवर्स। और आपने देखा होगा कि नदी जब बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा कि नदी अपने साथ क्या है, मिट्टी लाती है, बालू लाती है। यही क्या है, यही एलुवियल सॉइल है, यही जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन केवल नदियां इन मिट्टी को नहीं लाती हैं। ऐसे में अगर आप तटीय इलाके में जाएंगे, अगर आप कोस्टल रीजन में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि समुद्र की लहरें भी, जो सी वेव्स होती हैं, वो भी क्या है, समुद्र से कुछ बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सिल्ट लेके आती हैं। ये भी जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि समुद्र की लहरें भी एलुवियल सॉइल के क्या है, एक एजेंट है। इसी तरह पवन, विंड्स, खास तौर से ड्रायर एरिया में, मरुस्थल में, डेजर्ट में। हाँ शुभम जी, क्लास क्या है ना, क्लास मंडे से ही होती है, लेकिन ये क्लासेस जो लग रही है ना, ये कई बच्चों ने कहा था कि सर दिवाली पर, दिवाली के दिन और दिवाली के आसपास एक दिन इधर उधर जो क्लास है उसको संडे को ले लीजिए, ताकि दिवाली के दिन दिवाली मनाई जाए और पढ़ाई में भी नुकसान ना हो। तो इसीलिए ये जो क्लास है ये दिवाली के दिन की है। ये 4 आप देखेंगे, आप अपने उसमें ऐप में, ये 4 नवंबर की क्लास है, यानी ठीक दिवाली वाले दिन रात में 9 बजे। और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता कि दिवाली की रात को 9 बजे आप बैठ के क्लास ले, तो इसलिए हम लोगों ने उस क्लास को क्या किया है, रीशेड्यूल कर दिया आज। इसी तरह दिवाली के एक दिन बाद भी 5 तारीख को भी हो सकता है कि ये वाली क्लास भी हम लोग मंडे को या ट्यूसडे को, इनमें से किसी एक दिन क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ताकि दिवाली के एक दिन बाद भी क्या है कि हम दिवाली कुछ देर के लिए, गेस्ट वगैरह आते रहते हैं तो वो भी हो और हमारी पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। ये फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ आप ऐप में देखते रहिएगा कि मंडे और ट्यूसडे को क्या 5 तारीख की क्लास लगी है, अगर लगेगी तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना व्यू दें कि दिवाली के एक दिन बाद की क्लास को भी कल या परसों हम लोग लगा लें, जैसा आप बताइए आप लोग। यस कमेंट करें। यस, लगभग सभी ने कहा कि हाँ, तो ठीक है मैं बात करूंगा, अभी तो फाइनल नहीं है, मैनेजमेंट से बात करूंगा, और पॉसिबल होगा तो ये 5 तारीख वाली क्लास को भी हम लोग मंडे या ट्यूसडे या हो सकता है नेक्स्ट संडे को कभी भी लगा देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पवन भी क्या है। जब हवा चलती है खास तौर से मरुस्थल में, तो आप, अगर आप में से कोई राजस्थान साइड का होगा तो वो इस बात को महसूस किया होगा कि जब ड्रायर रीजन में, क्योंकि ड्राई रीजन में जो मिट्टी होती है, मरुस्थल में जो मिट्टी होती है, ये बहुत कॉम्पैक्ट नहीं होती है, मिट्टी के कण एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े नहीं होते हैं, ये बड़े लूज होते हैं। तो हवा भी आएगी तो ये हवा के साथ क्या है, बह जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ड्रायर रीजन में, ड्रायर रीजन में क्या होता है कि पवन भी, विंड्स भी एक एजेंट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को ले जाती है। तो इसका मतलब टोटली हमारे 3 एजेंट हो गए हैं, नदियां, रिवर्स, पवन, विंड्स और सी वेव्स यानी कि समुद्र लहरें, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी लाती हैं। और इन्हीं मिट्टियों को, जो ट्रांसपोर्टिंग सॉइल है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो इसीलिए अगर देखा जाए कि ये कहां पाई जाती हैं, तो आप देखेंगे कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा क्या है, ये नदियों के द्वारा बहुत अच्छे से ये मिट्टी लाई जा रही है, और भारत के उत्तरी मैदान में ढेर सारी नदियां हैं, हजारों नदियां हैं, और ऐसे में ये अपने साथ उस जलोढ़ मिट्टी को लाती है। इसके अलावा आप देखेंगे समुद्र, कोस्टल रीजन में, समुद्र का जो तटीय इलाका है, कोस्टल रीजन, यहां पर भी आप देखेंगे ये ब्लू ब्लू आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये भी जो ब्लू दिख रहा है, ये भी एलुवियल सॉइल है। यहां कौन लाया, तो यहां समुद्र की लहरें लेके आई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और एग्जांपल, अरे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो ये बेसिकली इंडिया में कहां है? नॉर्दर्न प्लेन्स में है, यानी गैंजेटिक प्लेन में है, गंगा के मैदान में है, उत्तरी मैदान में है, और जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल रीजन है, वहां है। और ऐसे में अगर मैप देखिए तो भारत के 25% एरिया में, कुछ किताबों में 40% भी दिया हुआ है, और आप मैप देख के बता सकते हैं कि वो सही नहीं है। ठीक है? तो 25% एरिया जो है आपका ये उत्तरी मैदान और जो तटीय इलाका है, यहां 25% एरिया में, भारत के कुल 25% एरिया में 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया एलुवियल सॉइल इज फाउंड। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। द एलुवियल सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। हो जाएगा। जो क्लास छूटी है ना, वो संडे वनडे को हो जाएगी। ठीक है? वो छूटेगी नहीं आपकी। इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को, या कभी भी हॉलिडे रहेगा, आप बताइएगा। जो 2-3 क्लासेस छुट्टी है आपकी, वो मैं बात करके उसी दिन लगवा दूंगा। ठीक है? मुझे बस रिमाइंड करा देना हॉलिडे के दिन, लेकिन इस संडे और सैटरडे को नहीं। ठीक है? इसके बाद वाला संडे और सैटरडे कभी भी आएगा, या कोई भी नेशनल हॉलिडे रहेगा, आप बताइएगा। जो 2-3 क्लासेस आपकी इसमें अभी नहीं मिस हो गई है, वो वहीं लग जाएगी। ठीक है? बस मेरे को बता देना हॉलिडे के एक दिन पहले। इसमें नाइट्रोजन की कमी है। गैलोवियल सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, बट स्टिल इट इज वेरी फर्टाइल। इसके बावजूद ये बहुत उपजाऊ है, जबकि नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का, इनऑर्गेनिक मैटर का। कोई बात नहीं दीक्षा, मैं देख लूंगा। कभी कभी मैं दिन भर नहीं देख पाता हूं, बहुत बिजी रहता हूं। आज संडे को भी मैं फ्री था, लेकिन बहुत ढेर सारी मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई, तो उन्हीं का पीपीटी भी बनाना, ये करना, तो मैं रात में देख लेता हूं। एक सोने के पहले एक बार सब मैसेज देखता हूं, उसी समय रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है? तो दिन में नहीं भी देखूंगा, कोई इशू नहीं है। रात में एक बार मैं 10-11 बजे तक जब फ्री होता हूं, तो मैं सारे मैसेजेस देखता हूं। तो एकदम घबराना मत, सबका देखूंगा तो आपका भी देख लूंगा। नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, नाइट्रोजन से ही एमिनो एसिड बनता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन की ही कमी है। और प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ के लिए जरूरी है, वृद्धि के लिए जरूरी है। चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, अगर उसको वृद्धि करना है, अगर उसको ग्रो करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन किसमें कमी है, फिर भी ये उपजाऊ है। तो पूछता है क्यों? तो ऐसा इसलिए, क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये नदी के द्वारा, या पवन के द्वारा, या समुद्र की लहरों के द्वारा लाई जाती है। तो अब अगर नदी आ रही है, तो नदी ये कई किलोमीटर से आ रही है, सैकड़ों और हजारों किलोमीटर से आ रही है। तो होता क्या है, नदी जिस जिस रास्ते से आती है, रास्ते में जो भी चट्टान है, रॉक्स हैं, इन सब को नदी अपने साथ क्या है, डिसॉल्व करके आगे बढ़ती है। तो नदी जो अपने साथ मिट्टी लाती है, उसमें लगभग ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, लगभग सभी प्रकार के जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये इस एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। और ये सब बहुत जरूरी है। कमी है केवल किसकी? नाइट्रोजन की। अब वो हम यूरिया या अन्य नाइट्रोजनस उर्वरक के इस्तेमाल से उस कमी को पूरी कर लेते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा कि ये फर्टाइल क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही विभिन्न प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के मिनरल्स या खनिज तत्व मिक्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल कहां पाई जाती है? एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां टेम्परेचर बहुत हाई हो, लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वर्षा, यानी कि रेनफॉल भी बहुत हाई हो। यानी कि यहां पर क्या हो? दो चीजें हो। पहला, हाई टेम्परेचर हो। तो हाई टेम्परेचर तो लगभग भारत के ज्यादातर हिस्सों में है, लेकिन दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई रेनफॉल हो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेनफॉल सब जगह हाई नहीं है। तो कहां है? जैसे वेस्टर्न घाट में है, पश्चिमी घाट में है, मेघालय में है। इन कुछ जगहों पर रेनफॉल, वर्षा बहुत ज्यादा है, और वहीं पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेकिन एग्जाम में पूछा है कि किस मिट्टी में जो मृदा निक्षालन है, सॉइल लीचिंग है, एक गंभीर समस्या है। तो याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ लेटराइट सॉइल इज सॉइल लीचिंग। क्या है ये सॉइल लीचिंग? देखा जाए, हम सभी जानते हैं कि लेटराइट सॉइल कहां पाई जाएगी? जहां वर्षा बहुत ज्यादा हो, जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा हो। तो बारिश अगर बहुत ज्यादा होगी, तो आपने देखा है कि जमीन पर, सतह पर क्या होता है? पानी जमा हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ये पानी गायब हो जाता है। ये पानी गायब हो जाता है, क्वेश्चन बाद में कविता। ये पानी, बीच में क्वेश्चन नहीं, फ्लो गड़बड़ा जाएगा आपका, मेरा नहीं गड़बड़ाएगा, आप लोगों की कंटिन्यूटी गड़बड़ा जाएगी। जैसे ही चैप्टर ओवर होगा, आप लोग पूछिएगा। ठीक है? ये पानी गायब हो जाता है कुछ देर बाद। किसी भी मिट्टी पे देखिए, अगर बारिश होती है, पानी थोड़ी देर लगा रहता है, फिर वो पानी गायब हो जाता है। कहां चला जाता है वो पानी? कहां चला जाएगा? जल्दी बताइए। यस, वो पानी कहां चला जाएगा? जो मिट्टी पे पानी, ये नीचे चला जाता है। वेरी गुड। ये पानी, तो लेटराइट सॉइल में भी बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ये पानी कहां है? नीचे चला जाता है। और हम सब जानते हैं कि मिट्टी में बेसिकली है क्या? मिनरल्स है। मिट्टी में क्या है? मिनरल्स है। और मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है, इसमें मिनरल्स सबसे ज्यादा होता है। नीचे मिनरल्स क्या है? कम होता है। लेकिन जब पानी नीचे जाता है, तो पानी आप जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
पानी ज्यादातर मिनरल्स को अपने अंदर क्या करता है, घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो ऐसे में जब ये पानी नीचे जाता है तो अपने साथ ऊपर के जितने मिनरल्स हैं उसमें से ज्यादातर मिनरल्स को भी क्या है, ये नीचे लेता जाता है ये पानी। तो ये मिनरल्स कहां हैं, ये मिनरल्स कहां पहुंच गए, ये मिनरल्स कहां पहुंच गए, नीचे पहुंच गए। तो जब नीचे पहुंच गए तो ऊपर के लेयर में क्या हो जाएगा, ऊपर के लेयर में इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, इनकी मात्रा काफी कम हो जाएगी। और याद रखना है कि ज्यादातर जो पेड़ की जड़, जो रूट होती है, जो रूट्स होते हैं पेड़ के, ये ज्यादातर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, ये जड़ ज्यादातर ऊपर की लेयर में होती है और वहीं पर ये मिनरल्स की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी मिनरल्स को क्या है, नीचे लेता गया। तो ये सॉइल कैसी हो गई, यही प्रोसेस जिसमें कि पानी के साथ मिनरल्स नीचे चले गए, यही क्या कहलाता है, मृदा निच्छालन कहलाता है, सॉइल लीचिंग कहलाता है। और इसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो गई, जल्दी बताइए, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, सॉइल लीचिंग के बाद कम हो जाएगी, ये थोड़ी सी इनफर्टाइल सॉइल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादातर जो न्यूट्रिशन हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, ये सब नीचे चले गए पानी में डिसॉल्व होके। लेकिन प्लांटेशन एग्जाम में पूछा है कि विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो पहले तो देखें कि ये बागानी कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता क्या है। तो जल्दी से बताइए कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फसल की खेती होती है। यस बताएं क्या क्या होता है। यस वेरी गुड, जैसे कि चाय है, कॉफी है, स्पाइसेस, मसाले, रबर, ये सब क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहलाता है। जनरली उन जगहों पर ज्यादा होते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, ये सब क्या है, ये सब हाई रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, जिसमें कि जो किसान है वो बहुत ही ज्यादा पैसा वाला कोई उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। और यहाँ जो किसान होते हैं, जो काम करते हैं, वो एज अ वर्कर होते हैं। जिस तरह फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर होते हैं। इनको बोनस मिलता है, इनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, इनको रहने के लिए वहीं पर घर भी होते हैं। तो ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर सिस्टम होता है। तो जब इतना पैसा होता है तो जो मिट्टी में कमी हो गई है उसको फर्टिलाइजर्स की मदद से क्या है, दूर कर लिया जाता है। जो सॉइल लीचिंग के कारण सॉइल की फर्टिलिटी काफी कम हो गई थी, उसको उर्वरक का उपयोग करके उस कमी को दूर किया जाता है। और इस पर बहुत अच्छे से प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि बागानी कृषि करते हैं और चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, इन सब की बहुत अच्छी खेती करते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है ये ब्लैक सॉइल से पूछा है, जिसे रेगुड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं कहीं रेगुड़ और कहीं कहीं रेगुड़ भी कहते हैं। हमें याद रखना है कि इन मिट्टियों का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। बहुत पहले ज्वालामुखी का लावा निकला और बाद में उसी का क्षय हो गया और वो मिट्टी में परिवर्तित हो गया। लेकिन याद रखना है कि ज्वालामुखी का लावा भी दो प्रकार से होता है, एसिडिक और बेसिक। क्या क्या? अम्लीय, एसिडिक अम्लीय लावा, और दूसरा बेसिक यानी कि क्षारीय लावा। एसिडिक का उदाहरण है ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइट जो बनता है, और बेसिक का है बसाल्टिक, जिससे कि बसाल्ट नाम का चट्टान बनती है, पत्थर बनता है। तो याद रखना है कि जो भारत की काली मिट्टी है उनका जन्म किससे हुआ है? उनका जन्म बसाल्टिक लावा से हुआ है, यानी कि क्षारीय और बेसिक लावा से हुआ है। ये कहां पाई जाती हैं? तो ये भारत के 3 मेन हिस्से में पाई जाती हैं। पहला हिस्सा कहां है? तो पहला पार्ट आप देखेंगे, ये आपका जो महाराष्ट्र का दक्कन पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल के लिए। इसी तरह जब आप ऊपर आएंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक एरिया है मालवा पठार। तो एक क्या है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार, और दूसरा क्या है, यहां पर मालवा पठार। इसके अलावा आप देखेंगे गुजरात में भी यहां पर तीसरा एरिया है जिसे सौराष्ट्र कहते हैं, इंग्लिश में भी सौराष्ट्र कहते हैं। यहां पर भी आपको ये काली मिट्टी मिलेगी, ये रेगुड़ मिट्टी मिलेगी। तो 3 जगह हैं जहां पर ये सॉइल आपको मिलेगी, एक दक्कन पठार, मालवा पठार और सौराष्ट्र। लेकिन एग्जाम में खूब पूछा है कि ये जो मिट्टी होती है ये किसके लिए मोस्ट सुटेबल है? तो ये कॉटन यानी कि कपास के लिए बहुत सुटेड है, बहुत उपयोगी है। जब ये मिट्टी सूखती है, कभी कभी बारिश नहीं होगी तो ये मिट्टी सूख जाती है और इसमें बहुत ही गहरी दरारें, बहुत ही वाइड क्रैक्स डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन याद रख लीजिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये क्रैक्स जो हो रहे हैं, ये जो दरारें इसमें बहुत मोटी मोटी बन जाती है, ये मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता है। मिट्टी तो फट गई और बुरा होना चाहिए है? एकदम फट गई मिट्टी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बहुत बेनिफिशियल है, ये बहुत लाभदायक है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यस एनीबॉडी? नहीं, याद रख लीजिए। आप देखते हैं खेती करने के पहले हल चलाया जाता है, ट्रैक्टर चलाया जाता है, मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों हल चलाते हैं? किसान बीज बोने के पहले हल चलाता है। क्यों हल चलाता है?
यस, मिट्टी ठोस हो जाती है। तो जब ठोस हो जाएगी, तो पानी तो अगर ठोस है फिर भी किसी ना किसी तरह से चला जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए, मैंने मैंने अभी आपको बताया है कि वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है? यस, जल्दी बताइए। फॉर द ग्रोथ ऑफ, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ? यस, नाइट्रोजन है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में, हमारी एयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये जो हम हल चलाते हैं, ये इसीलिए चलाते हैं कि सॉइल को थोड़ा-सा भुरभुरा कर दिया जाए, सॉइल को थोड़ा-सा पोरस कर दिया जाए, ताकि जो एटमॉस्फेयर की एयर है, वो जाके मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के कण हैं, उनमें वायुमंडल की हवा चली जाए। तो जब हवा जाएगी, तो अपने आप क्या है? नाइट्रोजन भी चला जाएगा और मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है, उसको दूर किया जा सकता है। तो याद रखना है कि ये गहरी दरारें क्यों लाभदायक है? क्योंकि इससे वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर चला जाता है और नाइट्रोजन की कभी भी इसमें कमी नहीं होती है। यानी जो इसीलिए इसको स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, यानी कि इसको जोतने की जरूरत नहीं है, हल चलाने की जरूरत नहीं है, प्लोइंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेड सॉयल, लाल सॉयल। अगर देखा जाए, अगर आप दक्कन पठार को हटा दें, क्योंकि दक्कन पठार तो बाद में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, लावा निकला और फिर ये एक नई मिट्टी बनी। अगर आप दक्कन पठार को हटा दें, तब आप देखेंगे कि पूरे पेनिनसुलर इंडिया में, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में मेनली कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी है। और अगर ये ज्वालामुखी का यहां विस्फोट नहीं होता, तो यहां पर भी लाल मिट्टी पाई जाती। और प्रायद्वीपीय पठार के मेन रॉक्स कौन है? मेन चट्टान कौन है? तो याद रख लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं, जिसमें ग्रेनाइट और नीस मेन है। तो लाल मिट्टी का जन्म आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है और ये आर्कियन युग की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती हैं। इसीलिए ये लाल मिट्टी मेनली आपको प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत में पाई जाएंगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी का भी, अगर केवल जलोढ़ मिट्टी को आप हटा दें और अरुणाचल में कुछ पर्वतीय मिट्टी को हटा दें, तो लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी आपको लाल मिट्टी मिलेगी। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन आ गया कि इसका रंग लाल क्यों है? क्या है इसमें कि इसका कलर लाल हो गया है? तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा है कि हमारे ब्लड का कलर लाल क्यों है? वाई द कलर ऑफ आवर ब्लड इज रेड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और यही हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और यही आरबीसी ब्लड में पाया जाता है। तो इस हीमोग्लोबिन के आयरन के कारण पूरे रक्त का, पूरे ब्लड का कलर रेड होता है। इसी तरह मिट्टी में भी जब लोहे की, लौह तत्व की अधिकता हो जाएगी, तो उसका कलर क्या है? लाल हो जाएगा। और ये आर्कियन युग की चट्टानें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा है, इंडिया में कम होती है, कुछ कुछ मिट्टियों का रंग पीला भी होता है, येलो भी होता है, इंडिया में कम है। लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पर आप पढ़ेंगे, जैसे चाइना वाइना में बहुत है, तो पूछेगा कि पीला रंग किसके कारण है? द येलो कलर ऑफ येलो सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यस। अब क्या है इसमें, जल्दी बताइए। रेड फास्फोरस तो माचिस में होता है, तुम आग लगा दोगी मिट्टी में, है दीक्षा? जल्दी बताएं, पीला किस लिए होता है? जब आयरन के बजाय इसमें एल्यूमिनियम की अधिकता हो जाएगी। आयरन अगर ज्यादा है, दोनों मिट्टी का नेचर लगभग सेम है, रेड और येलो, केवल अंतर होता है येलो मिट्टी में भी आयरन होता है, लेकिन एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। तो जब एल्यूमिनियम की अधिकता हो जाएगी, तो ये लाल मिट्टी पीली मिट्टी हो जाएगी, इसका कलर पीला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, लवणीय मिट्टी, खारी मिट्टी, लवणीय मृदा कहां पाई जाती है? देखिए, ये वहीं पाई जाएगी जहां बारिश बहुत कम है और तापमान ज्यादा है। क्योंकि तापमान जब ज्यादा होगा, कल जब मैं नदी बता रहा था, लूड़ी नदी, तो आपको याद होगा, आपको याद है मैंने बताया था, लूड़ी नदी, इंग्लिश में लूनी कहते हैं। तो मैंने बताया था कि उसका पानी क्या है? खारा था, सैलाइन था। क्यों था? देखिए, पानी क्या है? पानी, नदी का पानी तो फ्रेश वाटर होता है, लेकिन फ्रेश वाटर में भी कुछ ना कुछ नमक होता है। अगर आप बिना नमक का पानी पिएंगे, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, उसमें कोई नमक नहीं होता, वो आप पी ही नहीं पाएंगे, उसका स्वाद आपको बहुत खराब लगेगा। तो पीने योग्य पानी में भी ऐसा, जैसे हम कहते हैं कि समुद्र का पानी बहुत खारा है, उसमें बहुत नमक है, नदी के पानी में भी, नदी के जल में भी नमक होता है, लेकिन समुद्र के मुकाबले काफी कम होता है। तो इसी तरह राजस्थान में, गुजरात में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो नदी के जल का क्या है? वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। और जब भी इवेपोरेशन होगा, याद रखिएगा, हमेशा केवल पानी का होता है। अगर आप एक बर्तन में पानी लें, उसमें कुछ नमक घोल दें और उस पानी को आप खौलाइए, थोड़ी देर बाद सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन बर्तन में अंदर क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। तो इसी तरह नदी का पानी भी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, जिससे नदी के जल की लवणता, सैलिनिटी क्या है? बढ़ जाती है।
और जब नदी के जल की सैलिनिटी है तो ये नदी का पानी जहां जहां मिट्टी में जाता है उस मिट्टी को भी क्या है, सैलाइन कर देता है, लवड़ीय बना देता है। तो ये बेसिकली कहां है, जैसे गुजरात में कच्छ वाला एरिया देखिए, उसमें लूड़ी नदी जाके मिलती है, कल हम लोग ने देखा था। तो पूरा एरिया कच्छ का क्या है, लवड़ीय है। इसी तरह राजस्थान में भी ज्यादातर नदियां, खासतौर से जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उधर की ज्यादातर नदियां क्या है, छोटी नदियां, वो लवड़ीय है, जो कि सारे क्षेत्र की मिट्टी को भी लवड़ीय बना देती है। इस मिट्टी को स्थानीय लेवल पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं इसे रेह कहते हैं, कहीं इसे ऊसर मिट्टी कहते हैं, और कहीं इसे कल्लर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनस सॉइल, नाम से ही क्लियर है। कहां पाई जाएगी, माउंटेन्स में। कहां पाई जाएगी, हिल्स पे, पर्वत पे। लेकिन माउंटेन्स पे स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होगा, ढलान क्या होती है पर्वत पे, जल्दी बताइए। ढलान क्या हो जाती है, जल्दी बताएं। स्लोप क्या रहेगा माउंटेन्स पे। यस, माउंटेन्स पे स्लोप बहुत ज्यादा होता है। और नदियां कहां से निकलती हैं, माउंटेन से निकलती हैं। तो ऐसे में माउंटेन्स पे नदियों की स्पीड क्या होगी, अगर ढलान बहुत ज्यादा है, अगर स्लोप बहुत ज्यादा है, तो इन नदियों की स्पीड क्या होगी, जल्दी कमेंट करके बताइए। यस, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर ज्यादा होगी, मिट्टी पर अगर बहुत तेजी से पानी बह रहा है, तो आपने सुना है कटान या अपर्दन सुना है। तो ये पानी जब मिट्टी पर बहुत स्पीड में बहेगा, तो ये मिट्टी की ऊपरी परत को, अपर मोस्ट लेयर को, जो कि सबसे फर्टाइल लेयर होती है, उसको भी क्या है, बहा ले जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। इसका मतलब ये जो पर्वतीय मिट्टी है, ये मृदा अपरदन से ग्रस्त है। इट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन। लेकिन आपने देखा होगा पहाड़ों पे हरियाली बहुत होती है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, और ये जो ह्यूमस है, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, जिसे हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, ये और कुछ नहीं है। जो पत्तियां सड़ती हैं, पेड़ों की पत्तियां जब गिरती हैं, तो गिर के ये सड़ जाती हैं, और जब सड़ जाती हैं, तो यही कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस कहलाता है। तो इसीलिए पर्वतीय मिट्टी पर ह्यूमस की क्या है, अधिकता होती है। लास्ट है बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल, ये और कुछ नहीं है, ये भी एक प्रकार की क्या है, एलुवियल सॉइल है। कई जगह आप मैप देखेंगे, जब कई जगह आप जब इंडिया में सॉइल का मैप देखेंगे, तो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया को आप देखेंगे, ये भी क्या है, ये भी गंगा के मैदान का इलाका है, ये भी उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। लेकिन ये चूंकि बहुत ड्राई है, और ड्राई होने के कारण इसका जो टेक्सचर है, इसके जो मिट्टी के कण है, उनकी साइज बड़ी है। आपने देखा होगा कि मिट्टी के कण बड़े महीन होते हैं जनरली, लेकिन बालू के कण मोटे मोटे होते हैं। तो ये और कुछ नहीं, ये एलुवियल सॉइल ही है, लेकिन केवल इसके जो कण है, इसका जो टेक्सचर है, इसके कण की जो साइज है, इसका टेक्सचर लार्ज है, इसके जो कण हैं ये बड़े हैं, और इसी को हम तब बलुई मिट्टी कहते हैं। ये कहां, ये राजस्थान और उसके जो जितने भी सीमावर्ती एरिया है, पंजाब से लेके हरियाणा से लेके यूपी से लेके एमपी से लेके गुजरात तक, राजस्थान के आसपास का, राजस्थान तो है ही है, उसके आसपास का भी ये सारी बेल्ट जो है, जहां पर आपको जगह जगह सैंडी सॉइल मिलेगी। लेकिन याद रखना है कि इसमें फास्फोरस की अधिकता होती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये आपका मिट्टी चैप्टर ओवर हो गया है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मैंने आपको बताया कि किसी भी कारण से अगर मिट्टी, क्योंकि मिट्टी की सबसे जो फर्टाइल लेयर है, ये अपर मोस्ट लेयर होती है, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये उसकी सबसे उर्वर परत होती है। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे तो पानी के कारण, पानी बहुत तेज आया, तो पानी अपने साथ चीजों को बहा ले जाता है। इसी तरह हवा भी चलती है, पवन जब चलती है बहुत स्पीड में, तो आपने देखा होगा आंधी होने हो जाती है। क्यों, क्योंकि पवन भी क्या है, इन मिट्टियों को अपने साथ, इन मिट्टियों की ऊपरी परत के कण को अपने साथ उड़ा ले जाता है। तो यही, जब मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल लेयर, जब मिट्टी की ऊपरी उर्वर परत किसी कारण से बह जाती है, चली जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है कि इसके कारण क्या है, तो कारण हम लोग ने देखा, नदी का तेज बहाव, अगर नदी बहुत तेज बह रही है, तो अपने साथ कटान से अगल बगल की मिट्टी को बहा ले जाएगी। इसके अलावा भारी अगर वर्षा हुई, भारी वर्षा भी होगी, तो ये और कुछ नहीं है, जल का प्रवाह है। इसके अलावा जब पानी की बूंद मिट्टी पे गिरती है, तो बड़े फोर्स के साथ, आपको भले महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मिट्टी के छोटे छोटे कण के लिए ये एक बहुत बड़ा फोर्स होता है। तो जनरली होता क्या है, मिट्टी के कण आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन जब ये पानी की बूंद उस पर गिरती है, तो ये मिट्टी के सभी कण को क्या है, लूज बना देते हैं। और अब जब ये लूज हो जाते हैं, तो इनका बह जाना ज्यादा आसान हो जाता है, और ये फिर पानी के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। इसके अलावा हम लोग ने देखा कि बहुत तेज गति से जब वायु भी, पवन भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाती है। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कारण हैं मृदा अपरदन के। लेकिन एग्जाम में कारण से ज्यादा पूछा है भारत में प्रभावित क्षेत्र। नंबर वन, अगर प्रभावित क्षेत्र भारत में देखा जाए, तो जो राजस्थान और एमपी के आसपास जो मालवा पठार में चंबल घाटी है, जिसे बैडलैंड्स भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बीहड़ और इंग्लिश में रेवाइंस कहते हैं, ये सबसे ज्यादा
मृदा अपरदन से प्रभावित है। यहां चंबल नदी ने इतना ज्यादा कटाव कर दिया है कि बहुत गहरी गहरी खाइयां बन गई है, वैलीज बन गई है, जिसमें कि मिट्टी का पूरा के पूरा डेप्थ ही बह गई है। इसके अलावा शिवालिक पर्वत, अभी हम लोग ने देखा कि शिवालिक पर्वत है, और पर्वत है तो स्लोप बहुत ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा है तो नदी यहां पर बहुत स्पीड में बहेगी, और जब नदी स्पीड में बहेगी तो अपने साथ मिट्टी की अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर को बहा ले जाएगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में क्या फैक्टर है? हैवी रेनफॉल। संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेज बारिश होती है, तो जहां भी बारिश तेज होगी, चाहे वो पश्चिमी घाट हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, ऐसा कोई भी रीजन जहां रेनफॉल बहुत हैवी है, वो मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन से ग्रस्त होगा। ये आपका चैप्टर हो गया। फाइल से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां यानी कि नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर को देखेंगे। यस, एनी क्वेश्चन? पीटी सॉइल वही है जो पर्वत में, अभी हम लोग ने देखा ना, पर्वतीय मृदा, ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी में ही जब ह्यूमस की बहुत अधिकता हो जाती है, तो यही क्या है? पीटी सॉइल है। ठीक है, पत्तियों की, लकड़ियों की बहुत अधिकता हो जाती है। ठीक है, इसी को सॉइल तो बहुत प्रकार की है, ये तो डिपेंड करता है। जैसे अभी तो हम लोग ने केवल मेन मेन पढ़ा है, लेकिन जब आप देखो ना, इसको डिटेल में देखोगे, नीचे भी देखोगे, तो हर तरह की आपको ग्रे सॉइल, आपको ब्राउन सॉइल, आपको इस तरह की कई और मिट्टियां भी हैं। और अगर विदेश में जाओगे तब तो और कई प्रकार की हैं, शर्नोजम है, चेस्टनट है, पोर्टजॉल है, ग्रे ब्राउन पोर्टजॉल है। ठीक है, तो मिट्टी का कोई आपने कोई फिक्स्ड बता नहीं सकते कि मिट्टी कितने प्रकार की है, 10 प्रकार, 12 प्रकार, 15 प्रकार। ठीक है, तो ये वैरी करता है। ठीक है, और कुछ? ठीक है विशाल जी, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या? मृदा अपरदन, नहीं सॉरी, प्राकृतिक वनस्पतियां। देखिए, पेड़ तो आप अपने अपने घर में भी क्या कर सकते हो? आप सेब का पेड़ लगा सकते हो, आप अंगूर का पेड़ लगा सकते हो, आप नारियल का पेड़, पाम का पेड़ लगा सकते हो अपने घर में, लेकिन वो उसका नेचुरल एरिया नहीं है। तो ऐसे में नेचुरली कुछ पेड़ नेचुरली अपने आप ग्रो करते हैं। जैसे देखो नॉर्दर्न इंडिया में देखो, पीपल का पेड़ अपने आप निकल जाता है कि नहीं? आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, पीपल का पेड़ अपने आप निकल जाएगा, या कुछ विशेष प्रकार की घास है वो अपने आप निकल जाएगी। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? वनस्पति तो माने समझ गया, वेजिटेशन माने प्लांट या ट्रीज, लेकिन जो नेचुरली निकले, जो उस पर्टिकुलर एरिया में बेस्ट सूटेड है, तो उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे आप कोस्टल एरिया में जाइए तो नारियल के पेड़ आपको दिखेंगे, तो वो वहां का क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है। तो इसी तरह भारत में भी कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। एग्जाम के कई क्वेश्चन है, देखा जाए। पहला क्या है? भारत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कल ही मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल या एवर उष्णकटिबंधीय माने क्या होता है, तो इसको बार बार याद रखिएगा, ये आपके मेंस के एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी के बीच में क्या है? इक्वेटर है, पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है, लेकिन इसी के ऊपर जब आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में ये क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम मकर रेखा कहते हैं, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, और इसी तरह 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो यही ट्रॉपिक्स के बीच में जो भी एरिया है, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी एरिया है, इसी को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है, तो यहाँ टेम्परेचर जनरली, ट्रॉपिकल रीजन माने जनरली टेम्परेचर हाई। ठीक है, तो आ गया ट्रॉपिकल रीजन। अगर किसी भी वनस्पति के आगे ट्रॉपिकल शब्द लगा है तो मतलब ये गर्म स्थान पर पाई जाती है, और जनरली ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आया एवरग्रीन, सदाबहार। बहार माने हमेशा हरियाली, हमेशा ग्रीनरी। पेड़, कोई भी पेड़ वाटर जो एब्जॉर्ब करता है, ये किससे करता है? ये जड़ से करता है, ये अपनी रूट से करता है। लेकिन पेड़ जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है, उसमें से लगभग 80% क्या है? पत्तियों में छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये खिड़की है पत्तियों की, स्टोमेटा, हिंदी में इसे रंध्र कहते हैं। तो जितना भी पानी एब्जॉर्ब करती है पेड़ की जड़, लगभग 80% क्या है? लगभग 80% इन खिड़कियों से, इन छिद्रों से, इन होल से
इवेपोरेट हो जाता है, वापस चला जाता है वायुमंडल में और फिर वर्षा बन के ये फिर से मिट्टी में आ जाएगा। तो जहां पानी कम होता है तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए कुछ महीनों में पेड़ अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ताकि ये जो 80% पानी पत्तियों के द्वारा वेस्ट हो रहा था उसको रोका जाए। तो ऐसे पेड़ जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें पर्णपाती कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें डेसिडुअस कहते हैं। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन जहां पानी पर्याप्त है वहां पेड़ को अपनी पत्तियां गिराने की जरूरत नहीं है। और जब पत्तियां नहीं गिर रही है तो चारों तरफ क्या रहेगा, चारों तरफ हरियाली दिखेगी क्योंकि पत्तियां हरी होती है जनरली। और यही एवरग्रीन कहलाते हैं, यही सदाबहार कहलाते हैं। तो कोई भी पेड़ के आगे अगर सदाबहार लगा है तो इसका मतलब वहां रेनफॉल क्या है, बहुत ज्यादा है। और इसीलिए इस प्रकार के वन, इस प्रकार के पेड़ लिया जाएगा यार, मेडिसिन में बड़ी मुश्किल से लेता हूं। इस प्रकार के पेड़ और वन जनरली वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, वेयर रेनफॉल इज ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। तो भारत में कौन कौन से ऐसे एरिया है, तो अभी हम लोग मैप में पहले देख लें। तो मैप में आप देखेंगे ये जो डार्क वाला एरिया है जिसमें कि पूरा पश्चिमी घाट आ गया है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि मेघालय में भी बड़ी बारिश होती है। तो ये मेन दो एरिया हैं, एक वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और दूसरा मेघालय का एरिया। ये दोनों एरिया में मेनली इंडिया में क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लियर है? तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार, इन सब जगहों पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। लेकिन एग्जाम में पूछा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से, तो याद रख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा है, महोगनी। महोगनी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। लेकिन इसके अलावा आबनूस यानी कि इंग्लिश में एबोनी, रबड़ और बांस। बांस वैसे हमेशा नहीं, क्योंकि बांस डेसिडुअस में भी पाया जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी इन जगहों पर अच्छे किस्म के बांस भी पाए जाते हैं। लेकिन बांस याद रख लीजिएगा और भी जगहों पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्या, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आ गया। अगर पर्णपाती आ गया, अगर डेसिडुअस आ गया, तो इसका मतलब रेनफॉल क्या हो गई है, वर्षा थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि डेसिडुअस या पर्णपाती माने क्या हुआ कि पेड़ अपनी पत्तियां गिरा दे रहे हैं। क्यों गिराने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पानी की कमी हो गई। तो इसीलिए ऐसे स्थान जहां पर रेनफॉल, जहां पर वर्षा 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच में है, वहां पर इस तरह के डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन याद रख लीजिए अभी भी वर्षा अच्छी है, भले इनकी पत्तियां गिर रही है, लेकिन रेनफॉल अभी भी 100 से 200 सेंटीमीटर इज मोर देन एनफ। और इसीलिए इन डेसिडुअस फॉरेस्ट को, इन पर्णपाती फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, मॉइस्ट कहते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती कहते हैं। आर्द्र या मॉइस्ट माने कि यहां रेनफॉल अभी भी अच्छी है। और चूंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस कहते हैं। लेकिन एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि इन्हीं को मानसूनी वन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसून फॉरेस्ट कौन है, तो याद रख लीजिए ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये मानसून फॉरेस्ट नहीं है, ये मानसूनी वन नहीं है। मानसूनी वन एकदम अच्छे से याद रख लीजिए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ये क्या है, यही मानसूनी फॉरेस्ट है। और जब आप डायग्राम देखेंगे तो अब देखिए ये कहां पाया जाता है, तो लगभग ईस्टर्न इंडिया, ये धारा वाला जो देख रहे हैं, लगभग संपूर्ण ईस्टर्न इंडिया, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तराई रीजन देखिए, क्योंकि अभी कल ही मैंने बताया था कि तराई रीजन में भी बारिश क्या है, ज्यादा होती है। इसके अलावा ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला एरिया था, इसके थोड़ा सा आसपास जाएंगे तो वर्षा 200 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि अचानक से कम हो जाएगी, पहले 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होगी। तो यही जो जितना भी एरिया है, तटीय उड़ीसा है और बंगाल है, झारखंड है, बिहार का कुछ एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर एरिया, यही मानसूनी फॉरेस्ट के क्या है, क्षेत्र हैं। तो ये पूर्वी भारत में तराई, हिमालय के भाबर, हिमालय के नीचे भाबर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन एग्जाम का इंपॉर्टेंट आया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लकड़ी है सागवान, जिसे सागौन भी कहते हैं, इंग्लिश में टीक कहते हैं। तो मानसूनी वन की सबसे प्रमुख लकड़ी, सबसे प्रमुख पेड़ क्या है, सागवान है, टीक है। ये एग्जाम का, जिस तरह यहां पर महोगनी पूछा है कई बार कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख पेड़, प्रमुख वनस्पति क्या है, तो महोगनी है। तो इसी तरह उस मानसूनी वन की सबसे प्रमुख वनस्पति क्या है, सागवान है। इसके अलावा सागवान के अलावा साखू यानी कि साख, सखुआ या साल, शीशम, ये सब उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में या भारत के ज्यादातर घरों में लकड़ी और दरवाजे सागवान के, साखू के और शीशम जनरली इन्हीं तीनों के बनते हैं। और ये सभी मानसूनी वन के उत्पाद हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस के। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। अभी हम लोग ने देखा एक डेसिडुअस फॉरेस्ट था, डेसिडुअस आया, पर्णपाती आया, मतलब कि पत्तियां गिरा रहा है, लेकिन फिर भी रेनफॉल अभी भी बहुत अच्छी है।
100 से 200 सेंटीमीटर, लेकिन जब वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो ये भी पत्तियां गिराएगा। लेकिन ये क्या है? ये ड्राई डेसिडुअस है। ये पर्णपाती ये भी है, लेकिन ये मॉइस्ट नहीं है, ये आर्द्र नहीं है। ये क्या है? ये शुष्क पर्णपाती है। यहां इसका मतलब कि यहां वर्षा काफी कम है। तो ये कहां पाया जाएगा? बस इसी के बगल में जो एरिया बचा, यानी हम लोग ने देखा था कि जैसे जैसे हम पंजाब की तरफ बढ़ते हैं वर्षा कम होती है। तो इसीलिए अब जो ये वाला एरिया आया है लाल वाला, जिसमें उत्तर प्रदेश के ज्यादातर एरिया, मध्य प्रदेश के ज्यादातर एरिया, ठीक है, और इसके अलावा आपका तेलंगाना का एरिया है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, तमिलनाडु के ज्यादातर एरिया है, यही सब क्या है? यही सब आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो कि बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के कई इलाके में है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले याद रखना है कि डेली जो अपनी क्लास होती है, आवश्यक सूचना, आप सभी जानते हैं कि अपनी बवाल क्लास चलती है डेली रात में 10:30 बजे। ये फ्री क्लास होती है और ये मंडे टू फ्राइडे केवल चलती है। तो याद रख लीजिएगा, इस समय आज संडे है और हम लोग पेड क्लास ले रहे हैं। संडे को पेड क्लास भी नहीं होती है, लेकिन आज हम लोग ने दी, लेकिन आज कोई फ्री क्लास नहीं होगी। ये जो अपनी क्लास है, ये अपनी बवाल, ये अपनी जो नंबर 1 क्लास है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 क्लास, ये आज नहीं होगी। कब होगी? ये कल होगी। और अभी हम लोग, आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एक-एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल कम से कम 5 टॉपिक एक साथ है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन 32 ही है, लेकिन कल के टॉपिक क्या-क्या हैं? तो सीआर फार्मूला, छोटा सा टॉपिक, देसाई लियाकत पैक्ट, वेवेल योजना, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन और इसके अलावा अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। इसके अलावा 1945 में इलेक्शन भी हुए थे, तो उससे भी क्वेश्चन। तो सबसे 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन और इंटरिम गवर्नमेंट से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, बाकी सबसे 2-3 क्वेश्चन है। तो ये 6 टॉपिक्स आपके कल के हैं, इनको तैयार रखिएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खासतौर से कैबिनेट मिशन और इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम गवर्नमेंट। तो कल होगा इनका एमसीक्यू, डेली एमसीक्यू होता है अपना 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। आज नहीं होगा, ये कल का है। 6 टॉपिक याद रखिएगा, सीआर फार्मूला, देसाई लियाकत समझौता, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और 1945 में जो चुनाव हुए थे 1945-46 में, उससे भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ने देख लिया 3 प्रकार के वन, 3 प्रकार के वनस्पतियां। अब नेक्स्ट है क्या? कटीले वन। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वर्षा कम हो रही है। अब वर्षा बहुत कम हो गई, 50 सेंटीमीटर या इससे भी कम हो गई। जैसे ही पानी की शॉर्टेज आ जाएगी, पेड़ चाहेगा कि पत्तियों से जो वेस्टेज हो रहा था, जिस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि लगभग 80% जो पानी है, ये क्या है? ये लॉस्ट हो जाता है ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के दौरान। तो पेड़ चाहेगा कि इन पत्तियों से पीछा छुड़ाएं, क्योंकि ये पत्तियां क्या कर रही हैं? ये पत्तियां बहुत पानी बर्बाद कर रही हैं। इसीलिए जब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो वहां पर कभी-कभी ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिसमें या तो बहुत छोटी-छोटी पत्तियां होती हैं, जिससे कि स्टोमेटा की संख्या कम हो जाती है, या तो पूरी पत्ती ही कांटे में, थॉर्न्स में मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे कि कैक्टस, जैसे कि नागफनी है कैक्टस। तो कैक्टस में आपने देखा देखा होगा कांटे होते हैं, वो कांटे क्या हैं? वो कांटे ही उसकी पत्तियां हैं। पेड़ बड़ा परेशान हो गया था कि ये बड़ी बर्बादी करता है यार ये पत्तियां, तो उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और पेड़ की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो गई, ताकि ये जो लॉस हो रहा था पानी का, उस लॉस को बंद किया जाए। ठीक है, तो जनरली ये कम वर्षा कहां है? कल हम लोग ने देखा था राजस्थान में, गुजरात में, या आसपास का जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और एमपी का एरिया है, वहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम है। और यहीं पर थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कि कटीले वन पाए जाते हैं, जिसमें कि मेनली अकेशिया यानी कि बबूल और नागफनी जैसे पौधे, पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ज्वारीय वन, टाइडल फॉरेस्ट, इंग्लिश में इसे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्षेत्र में आप जानेंगे, जब ज्वार आता है, जब टाइड्स आती है, जब हाई टाइड आती है, तो हाई टाइड क्या है? समुद्र के हाई टाइड के दौरान समुद्र का जो पानी है, ये धरती पे आ जाता है, ये लैंड पे आ जाता है। और सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी क्या है? खारा होता है, ये सैलाइन होता है। तो ऐसे में डेल्टा एरिया में ऐसे पेड़ होने चाहिए। अगर नॉर्मल पेड़ को आप खारा पानी देंगे, तो वो पेड़ सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप का पेड़ चाहता है, जो कि नदी के, क्योंकि डेल्टा नदी से बनता है, तो नदी का शुद्ध जल आता है, मीठा पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है। लेकिन ज्वार के दौरान, टाइड्स के दौरान समुद्र का खारा पानी भी आ जाता है। तो यहाँ ऐसे पौधों की जरूरत होती है, जो कि मीठे पानी को भी सह सके और समुद्र के खारे पानी को भी सह सके। इसीलिए एक विशेष प्रकार का वन पाया जाता है, जिसे जिसे मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, जिसे मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, ज्वारीय वन कहते हैं। और ये जनरली डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेड़ है, उसका नाम है सुंदरी। और ये सुंदरी पेड़ कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके, ये जो गंगा का डेल्टा एरिया है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में है, ये यहां पाया जाता है। और इसीलिए इस सारे वन को क्या कहते हैं? सुंदर वन कहते हैं। तो सुंदर वन जो नाम पड़ा है,
सुंदर तो बहुत है, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा है कि ये एरिया बहुत सुंदर है, इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता है, क्या? सुंदरी। इसके अलावा अर्जुन, उड़ीसा में केवड़ा, ये सब भी ज्वारीय वन है, जो कि डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। लास्ट आपका आज का टॉपिक पर्वतीय वन। नाम से ही क्लियर है, कहां पाया जाएगा? जहां पहाड़ हो, जहां पर्वत हो। तो पहाड़ कहां है? या तो हिमालय में है, या दक्षिण भारत में भी कई पहाड़ियां हैं, जैसे नीलगिरी है, अन्नामलाई है, इलायची पर्वत है, कार्डमम हिल्स है, जवादी है, शिवराय है, नल्लामलाई है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है। इन सब पहाड़ियों पर भी जो जंगल पाए जाते हैं, जिसमें बेसिकली क्या है? देवदार है, चीड़ है, पाइन है, सिडार है, ये सब क्या है? ये सब यहाँ मेनली पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी के वन में, नीलगिरी पर्वत पे इन वन को एक अलग नाम से जाना जाता है, शोला फॉरेस्ट, शोला वन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक भी हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। यस, और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि दिवाली के दिन वाली क्लास आज हम लोग ने ले ली, ठीक है? दिवाली के बाद यानी कि 5 नवंबर को भी मैं देखूंगा, क्योंकि आप में से काफी लोग बिजी रहेंगे, गेस्ट वगैरह आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 5 नवंबर की क्लास को भी या तो मंडे को, अगर कोई स्लॉट खाली रहा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या तो ट्यूसडे को ले लूंगा। अगर इन दोनों दिन नहीं ले लिया तो इसको कहीं आगे संडे को या हॉलीडे पर लगा दूंगा, ठीक है? देखिए, होता क्या है ना, कोई भी सूखता क्यों है? कोई भी पेड़, कोई भी पत्ती सूखेगा क्यों? जल्दी बताइए। कई कारण हैं। सबसे पहले तो उसका पानी क्या है? पानी सूख जाएगा, ठीक है? तो लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, उनकी बनावट इस तरह होती है कि उनको काटने के बाद भी उनका जो पानी है, उनके जो न्यूट्रिशंस हैं, उनके जो मिनरल्स हैं, वो बने रहते हैं। तो वो थोड़े दिन तक क्या है? हरे रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या है? वो सूख जाएंगे, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? यस? एनीबॉडी? नहीं? चलिए, तो फिर कल मिलेंगे फिर 9 बजे। 9 बजे की क्लास है, और उसमें टॉपिक क्या है देख लिया जाए। यस, कल नदी नहीं, झील और वाटरफॉल्स है, ठीक है? छोटा टॉपिक है, और देखेंगे इसी को। और अगर टाइम ज्यादा रहेगा, टाइम तो ज्यादा नहीं रहेगा, चलो ठीक है, इसी को देख लेंगे, अच्छे से इसी को कर लिया जाएगा, लेक्स एंड वाटरफॉल्स, ठीक है? हाँ शुभम, ये आप दोबारा कह रहे हैं, और मैं दोबारा आंसर आपको दे रहा हूं कि नॉर्दर्न ड्रेनेज नहीं। अभी तो मैंने आपको बताया था ना, जब क्लास शुरू हुई थी। तो आप दो एक ही, यार आप मैच्योर हो ना, एक ही बात को दो बार क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कि हाँ नहीं हुआ है, वो क्लास आगे हो जाएगी कभी किसी दिन हॉलीडे को, ठीक है? तो ये बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक ही बात को 4 बार कहते हैं। आप मैच्योर हो यार, सिविल की तैयारी कर रहे हो। आपने एक बार पूछा, मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि हाँ वो क्लास नहीं हुई है, वो क्लास आगे कभी हॉलीडे पर हो जाएगी। मैंने आपसे कहा भी था कि जिस दिन भी हॉलीडे रहे, एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा, मैं मैनेजमेंट से कह के वो क्लास लगवा दूंगा, ठीक है? शुभम, कोई दिक्कत? अरे अभी मत याद दिलाओ, ठीक है? जब हॉलीडे होगा तब। तो अभी तो हॉलीडे में यही सब क्लास चल रही है दिवाली की, ठीक है शुभम? तो दिवाली वाला हॉलीडे हो जाए, इसके बाद हॉलीडे, सैटरडे को क्लास नहीं होती है, संडे को नहीं होती है। तो इस सैटरडे संडे नहीं, हाँ इसके बाद वाले सैटरडे संडे, या छठ पर अगर आप लोग चाहेंगे, छठ पर भी छुट्टी रहती है, उसमें भी लगाया जा सकता है, ठीक है? जब आप कंफर्टेबल हो, इस सैटरडे संडे छोड़ के जब भी कहोगे वो क्लास लगवा दूंगा, ठीक है? चलिए, अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करिए और दिवाली की तैयारी भी करिए, ठीक है? लेकिन पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, ठीक है? लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये जो इम्पॉसिबल शब्द है, इसी में छिपा है आई एम पॉसिबल। आप हैं तो सब पॉसिबल है, आप अगर ठान लें तो सब पॉसिबल है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऊपर वाला आप सभी को जल्दी से परीक्षा में सफल करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।